नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है दोस्तों भारतीय इतिहास की क्लास के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें सभी का स्वागत है। एक बार मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा बेटा कि सभी एक बार इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, जो आपके साथी इस क्लास का आनंद ले सके, जिससे उनकी एक क्लास छूट नहीं सके। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं अपन। देखिए, अपने इस क्लास के अंतर्गत भारतीय इतिहास का एक टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में अपन दोस्तों राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति, और प्रशासनिक स्थिति के बाद में दोस्तों अपन धार्मिक स्थिति, और धार्मिक स्थिति के बाद में दोस्तों अपन अब पढ़ रहे हैं आर्थिक स्थिति। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। गुप्त साम्राज्य से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारतीय कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, उन सभी एग्जामों में आपके गुप्त साम्राज्य से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए दोस्तों, अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कि गुप्त काल के अंदर कौन कौन सी कैसी कैसी ऐसी परिस्थितियां थी कि गुप्त साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत अच्छी थी भारतीय इतिहास के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अपन ने देखा था पिछले कक्षाओं में इन सभी चीजों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब आगे अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में लाइव सेशन से जुड़ करके। देखिए आगे अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सभी को नमस्कार बेटा। देखिए शुरुआत करते हैं। अपन ने देखा था कि आर्थिक स्थिति अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आर्थिक स्थिति में देखिए बेटा 3-4 एक सब टॉपिक है, उनका अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सा है। हालांकि पिछली क्लास में अपन ने इसका अध्ययन कर लिया था, फिर भी देखिए दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा कि सबसे पहले अपन आर्थिक स्थिति में दोस्तों कृषि पढ़ेंगे। कृषि के बाद में पशुपालन अपन देखेंगे, और पशुपालन के बाद में बेटा अपन उद्योग, और उद्योग के बाद में बेटा अपन व्यापार देखें। ये दोस्तों आपकी गुप्त काल की आर्थिक स्थिति है, और आर्थिक स्थिति को दोस्तों 3-4 इसके अंदर सब टॉपिक है। इन टॉपिकों को दोस्तों अपन अलग अलग रूपों के अंदर देखेंगे कि आपके गुप्त काल में कृषि की क्या स्थिति थी, पशुपालन की क्या स्थिति थी, और उद्योग की क्या स्थिति थी, या व्यापार की क्या स्थिति थी। इन सभी को दोस्तों अपन अलग अलग भागों के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों आपके इसके अंदर किसको, कृषि को। किसको देखिए बेटा, कृषि को। देखिए दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, सभी को नमस्कार। एक बार इस क्लास को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। इतिहास के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा दोस्तों आनंद आएगा। एक बार आप इधर सभी जुड़ने का प्रयास कीजिए। लाइव सेशन के अंतर्गत 12 से 1 जो आपकी क्लास होती है भारतीय इतिहास की दोस्तों, उसमें आप जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए। अरे मेरे लाडलो, एक बार इधर देख लो कि क्या आनंद आ रहा है इतिहास के अंतर्गत। देखिए अपन गुप्त काल की आर्थिक स्थिति अपन देख रहे हैं दोस्तों। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत 4 टॉपिक है कि जो गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है बेटा, उसमें 4 टॉपिक है आपका। सबसे पहले कृषि आता है, कृषि के बाद में पशुपालन, पशुपालन के बाद उद्योग, और उद्योग के बाद में व्यापार। दोस्तों हम इन सबको अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, जिसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत होने की संभावना नहीं होगी। इसलिए दोस्तों प्रत्येक का अलग अलग अपन वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कृषि के बारे में अपन देखते हैं बेटा। देखिए गुप्त काल में ध्यान देना बेटा, गुप्त काल में ध्यान देना कि गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। किस पर बेटा, भूमि पर।
देखिए एक बार इधर देखिए कि गुप्त काल के समय में जो व्यक्तियों का मुख्य कार्य, जो जीवन का आधार था, जीने का आधार था, वो कौन सा था बेटा? कृषि। इसीलिए गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था की जो मुख्य धुरी थी क्या था? कृषि को माना जाता है। दोस्तों आज भी, यानी कि अभी तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आजादी से लेकर के आज तक का जो इतिहास है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी भी कृषि को ही माना जाता है। तो दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत भी उस समय के लोगों का जो जीवन का मुख्य आधार था कौन सा था बेटा? कृषि को माना जाता है। देखिए बेटा आगे देखिए, इस काल में निजी भूमि का विकास हुआ, निजी भूमि का विकास हुआ। ध्यान देना बेटा, पहली बार हुआ है ऐसा, और उसकी खरीद बिक्री भी शुरू हुई, खरीद बिक्री भी शुरू हुई। देखिए गुप्त काल के अंतर्गत बेटा पहली बार भारतीय इतिहास के अंतर्गत निजी भूमि का विकास शुरू हुआ, यानी कि इससे पहले जितने भी वंश या महान राजा हुए, जितने भी भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो राजा हुए दोस्तों, उन सभी के काल के अंतर्गत राजकीय भूमि होती थी, यानी कि जहां जहां राजा का शासन होता था वहां वहां की सभी भूमि किसकी होती थी? राजा के अधिकार क्षेत्र में थी। लेकिन दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत पहली बार भारतीय इतिहास में राजा ने अपने जो भूमि थी उसको जनता को देना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार जनता की निजी भूमि का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंतर्गत। दोस्तों इसके साथ में जब निजी भूमि का विकास हुआ तो दोस्तों उस निजी भूमि की खरीद बिक्री भी प्रारंभ होना शुरू हो गई। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए बेटा, देखिए आगे अपन चलते हैं भूमि का वर्गीकरण। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण, गुप्त काल में दोस्तों देखते हैं कि भूमि का कैसे वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा। देखिए सबसे पहले क्षेत्र, कौन सी भूमि बेटा? क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि आती है। दूसरे नंबर पर बेटा वास्तु भूमि, और तीसरे नंबर पर खिल भूमि, और चौथे नंबर पर अपहृत भूमि, अपहृत भूमि, और पांचवें नंबर पर चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। ये दोस्तों हमें गुप्त काल के अंतर्गत इस प्रकार की भूमियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। देखिए बेटा कि इसके अंतर्गत क्या है और क्या नहीं है। एक बार इधर देखिए, देखिए बेटा कि जो आपकी क्षेत्र भूमि है गुप्त काल में बेटा यह है खेती करने योग्य भूमि थी, खेती करने योग्य भूमि। देखिए गुप्त काल में हमें भूमि का वर्गीकरण प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों 5 प्रकार की भूमि का हमें गुप्त काल के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त होता है, और इस 5 प्रकार में सबसे पहले जो आपकी भूमि है क्षेत्र प्रकार की भूमि। दोस्तों यह भूमि क्या काम आती थी? आपके गुप्त काल में खेती करने के काम आती थी। कौन से काम बेटा? खेती करने के काम। दूसरी भूमि है वास्तु भूमि। दोस्तों इसमें निवास करने के काम आती थी। किस काम आती थी? है निवास करने के लिए।
जो आपकी गुप्त काल में वास्तु भूमि थी वो किस काम आती थी बेटा? निवास करने के लिए काम में आती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नमस्कार बेटा, बहुत बहुत स्वागत है सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे। देखिए बेटा, दूसरे प्रकार की जो भूमि है वास्तु भूमि, यह दोस्तों गुप्त काल में निवास करने के लिए होती थी। कौन से काम के लिए बेटा? निवास करने के लिए होती थी। आगे देखिए बेटा, तीसरे नंबर की भूमि है खिल भूमि, और यह काम आती थी कि जिस भूमि को जोता नहीं जाता था। खिल भूमि कौन सी भूमि थी कि जिस भूमि को गुप्त काल में जोता नहीं जाता था, यानी कि बंजर भूमि, उसको क्या कहा गया है? खिल भूमि के नाम से। अगली है बेटा आपकी अपरहत भूमि, यानी कि जंगल की भूमि। कौन सी बेटा? जंगल की भूमि, कि इस भूमि में जंगल थे या गुप्त काल में जंगल वाली जमीन को क्या कहा जाता है? अपहरत भूमि। उसके बाद में चारागाह भूमि आती है। इसमें देखिए बेटा कि पशुओं के लिए भूमि, यानी कि पशु जहां चरते थे, पशुओं के लिए भूमि। देखिए बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि गुप्त काल में भूमि का हमें कुछ वर्गीकरण प्राप्त होता है। इतिहासकारों ने जैसे जैसे उनको इतिहास में जो चीजें प्राप्त हुई भूमि के बारे में गुप्त काल से, उनका आधार पर देखिए दोस्तों भूमि का वर्गीकरण किया। भूमि का दोस्तों 5 प्रकार से गुप्त काल में वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार से बेटा? 5 प्रकार से। देखिए सबसे पहले बेटा बात आती है कि क्षेत्र भूमि। कौन सी भूमि बेटा? क्षेत्र भूमि। यह क्या काम आती थी कि खेती करने के लिए जो भूमि थी गुप्त काल में, उसे क्या कहा गया? क्षेत्र भूमि कहा गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पर आती है वास्तु भूमि। वास्तु भूमि बेटा क्या काम आती थी गुप्त काल में? कि निवास करने के लिए जो जमीन थी या जो भूमि थी गुप्त काल में, उसका क्या कहा गया है? वास्तु भूमि। क्या कहा गया है बेटा? वास्तु भूमि। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि जिस भूमि को जोता नहीं जाता था गुप्त काल में, उस भूमि को क्या कहा गया है? खिल भूमि के नाम से जाना गया है। किस नाम से बेटा? खिल भूमि के नाम से। आगे देखिए कि गुप्त काल में ऐसी भूमि बेटा जहां पर जंगल थे, यानी कि जंगल वाली भूमि को गुप्त काल में क्या नाम दिया गया है? अपहरत भूमि। क्या नाम दिया गया बेटा? अपहरत भूमि। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा सबसे अंत में ऐसी भूमि जो पशुओं के चरने के लिए थी, उस भूमि को गुप्त काल में क्या नाम दिया गया है? चारागाह भूमि। कई बार दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा और देखना होगा, समझना होगा कि गुप्त काल के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण 5 भागों में या 5 प्रकार से इतिहासकारों ने किया है। तो यहां तक कोई समस्या बेटा? आगे चले, देखिए अपना आगे चलते हैं कि हमें गुप्त काल में भूमि से संबंधित शब्दावली। देखिए बेटा हमें गुप्त काल में कुछ ऐसी शब्दावलियां मिलती है जो आपकी भूमि से संबंधित है। एक बार इधर देखिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले नेवी धर्म। सबसे पहले हमें जो भूमि के बारे में जो शब्दावली मिलती है वो है बेटा आपकी नेवी धर्म। देखिए बेटा इसका मतलब होता है दान देने वालों को हमेशा के लिए दान में दे दी जाती थी।
दे दी जाती थी। कौन सी बेटा? गुप्त काल में हमें नेवी धर्म नाम का शब्द प्राप्त होता है और इसका अर्थ होता है कि दोस्तों दान देने वालों को हमेशा के लिए यह भूमि दान में दे दी जाती थी। उस भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? नेवी धर्म भूमि। उसके बाद में बेटा अक्षय नेवी धर्म, अक्षय नेवी धर्म भूमि या शब्दावली। देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत भूमि का अनुदान दिया जाता था। देखिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें तो हमेशा के लिए भूमि दान में दे दी जाती थी, लेकिन दोस्तों जो आपके अक्षय नीवी धर्म है इसके अंतर्गत भूमि नहीं दी जाती थी, जबकि क्या दिया जाता था? अनुदान। की भूमि से जो अनुदान प्राप्त होता है, जो कर प्राप्त होता है, उसको देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है उसको क्या कहा गया है? अक्षय नेवी धर्म। उसके बाद में देखिए आगे आता है कि नेवी धर्म अक्षयन है। अगला आता है कि नेवी धर्म अक्षयन। देखिए बेटा इसके अंतर्गत नेवी धर्म को समाप्त करके भूमि दूसरों को दे दी जाती थी। दूसरों को दे दी जाती थी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा आगे और आता है आपका कि अप्रधान नेवी धर्म, अप्रधान नेवी धर्म। इसका मतलब देखिए बेटा इसके तहत यानी कि तहत दी गई भूमि पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। देखिए दोबारा इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा कि गुप्त काल में हमें कुछ जो आपकी भूमि है उससे संबंधित कुछ शब्दावली हमें प्राप्त होती है। यहां से आपका क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में कई बार पूछा गया है। देखिए सबसे पहले कि नेवी धर्म, इसका मतलब है बेटा कि दान देने वालों को हमेशा के लिए जो भूमि दान में दे दी जाती थी उस भूमि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है? नेवी धर्म। दूसरा आता है अक्षय नेवी धर्म। कौन सा बेटा? अक्षय नेवी धर्म। बेटा इसके अंतर्गत भूमि का अनुदान दिया जाता था, यानी कि इसके अंतर्गत भूमि दान में नहीं दी जाती थी, जबकि भूमि से प्राप्त होने वाला जो अनुदान था, जो कर था, वो दोस्तों दिया जाता था। उसको क्या कहा गया है? अक्षय नेवी धर्म। उसके बाद में अगला आता है नेवी धर्म अक्षयन। नेवी धर्म अक्षयन का मतलब होता है कि ऐसी भूमि दोस्तों जिसमें इसको समाप्त करके, यानी कि नेवी धर्म को समाप्त करके यह भूमि दूसरों को दे दी जाती थी। यानी कि जो नेवी धर्म भूमि है इस भूमि को राजा समाप्त कर देता था और किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता था। उसे को क्या कहा गया है? नेवी धर्म अक्षयन। उसके बाद देखिए बेटा अप्रधान नेवी धर्म। इसके तहत दोस्तों जो भूमि दे दी जाती थी या दी जाती थी उस पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था,
यानी कि प्रशासन का कोई भी इस प्रकार की भूमि पर अधिकार नहीं था। तो यहां तक कोई समस्या बेटा? चले आगे देखिए, देखते हैं अपन आगे कि भूमि की गुप्त काल में भूमि की माप की इकाइयां कि गुप्त काल में भूमि को मापने की कौन कौन सी इकाइयां प्रचलन में थी? देखिए बेटा, कौन कौन सी थी? पहला है निवर्तन, दूसरी है द्रोणमाप, तीसरा है कुल्यमाप, चौथा है बेटा आडमाप। देखिए, गुप्त काल में भूमि को मापने की जो प्रमुख इकाइयां थी, जिसका हमें इतिहास में नाम उल्लेख प्राप्त होता है, वो देखिए कौन कौन सी थी कि निवर्तन था, यह क्या काम आता था? भूमि को मापने का। दूसरा है द्रोणमाप, तीसरा कुल्यमाप और चौथा क्या है? आडमाप। ये सभी बेटा गुप्त काल में भूमि को मापने की प्रमुख क्या थी? इकाइयां थी। यानी कि भूमि को मापने की जो इकाइयां गुप्त काल में थी वो बेटा आपके सामने है। पहला है आपका निवर्तन, कौन सा बेटा? निवर्तन। दूसरा द्रोणमाप, तीसरा कुल्यमाप, चौथा आडमाप। ध्यान में रह जाएगा कि भूमि को मापने की इकाइयां आना। आगे चलिए देखिए, देखिए बेटा, प्रमुख फसलें गुप्त काल के प्रमुख फसलें। देखिए बेटा, इधर देखने का प्रयास कीजिए। प्रमुख फसल है चावल और गेहूं। ये फसलें गुप्त काल की प्रमुख फसलें थी। प्रमुख फसलें थी। गुप्त काल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? चावल और गेहूं। कौन कौन सी बेटा? चावल और गेहूं। कई बार पूछा गया है। उसके बाद में देखिए बेटा, सिंचाई के लिए रहट और अर्घट का प्रयोग किया जाता था। किस काल में? गुप्त काल में। किसके लिए? सिंचाई के लिए। कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? रहट और अर्घट। उसके बाद में देखिए बेटा, इस काल में नहरों से भी सिंचाई होती थी। किससे बेटा? नहरों से भी गुप्त काल में सिंचाई होती थी। देखिए, एक बार इधर देखिए कि गुप्त काल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? चावल और गेहूं अब बेटा आपके गुप्त काल के प्रमुख फसलें माने जाती थी। इस काल में सिंचाई कौन कौन से साधनों से की जाते थे? देखिए बेटा, इस काल में रहट, अर्घट और नहरों के द्वारा बेटा इस काल में सिंचाई की जाती थी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए बेटा, देखिए अपन आगे चलते हैं।
कि राजस्व, राजस्व के गुप्त काल में जो राजस्व होता था, प्राप्त होता था, उससे संबंधित देखिए बेटा आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। क्या था बेटा? भूमि कर था। किस काल में? गुप्त काल। कि गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि से प्राप्त होने वाला कर। किससे प्राप्त होने वाला? भूमि से प्राप्त होने वाला जो कर था, वही दोस्तों गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। उसके बाद में देखिए बेटा कि इस भूमि कर को गुप्त काल में देखो अलग अलग नामों से जाना जाता था, भाग और उद्रंग। भाग व भूमि कर को भाग व उद्रंग के नाम से जाना जाता था। याद रह जाएगा कि गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता था? भाग और उद्रंग के नाम से। उसके बाद में देखिए बेटा भूमि कर की दर, भूमि कर की दर के क्या थी? 1/4 से 1/6 तक थी। गुप्त काल में जो भूमि कर लेने की जो दर थी वो बेटा 1/4 से लेकर 1/6 तक इस कर के दर माने जाते थे। उसके बाद में देखिए बेटा राजा को प्रतिदिन फल व सब्जियां भेंट की जाती थी। गुप्त काल में देखिए दोस्तों राजा को प्रतिदिन फल व सब्जियां भेंट की जाती थी, तो इसे भेंट या भोग कहा जाता था। देखिए बेटा सभी को नमस्कार बेटा। देव क्लासेज बूंदी परिवार में ऑनलाइन पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। देखिए अपन देख रहे हैं गुप्त काल में भूमि के अंदर राजस्व। क्या देख रहे हैं बेटा? राजस्व। राजस्व में देखिए बेटा कि आय का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता था गुप्त काल में? भूमि कर। क्या माना जाता था बेटा? भूमि कर। और इस भूमि कर को गुप्त काल में बेटा भाग या उद्रंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बेटा? भाग या उद्रंग के नाम से जाना जाता। इस भाग या उद्रंग की दोस्तों गुप्त काल में दर क्या थी? देखिए बेटा 1/4 से लेकर 1/6 तक थी। क्या थी बेटा इसकी दर गुप्त काल में? 1/4 से लेकर 1/6 तक थी। किसकी? भूमि कर की दर। किस काल में? गुप्त काल। राजा को दोस्तों जनता के द्वारा प्रतिदिन फल और सब्जियां भेंट की जाती थी। यानी कि प्रतिदिन गुप्त काल में राजा को दोस्तों फल व सब्जियां भेंट की जाती थी। और इसे क्या कहा जाता था गुप्त काल में? भेंट या भोग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बेटा? भेंट या भोग के नाम से जाना जाता था। किस काल में? गुप्त काल में। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा देखिए, आगे अपन देखते हैं
देखिए, भूमिहीन किसानों से ऊपरी कर, भूमिहीन किसानों से ऊपरी कर लिया जाता था। गुप्त काल में भूमिहीन किसानों से क्या लिया जाता था? ऊपरी कर लिया जाता था। जिनके पास भूमि नहीं थी गुप्त काल में, उन किसानों या लोगों से कौन सा कर लिया जाता था दोस्तों? ऊपरी कर लिया जाता था। कौन सा बेटा? ऊपरी कर। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं कि गुप्त काल में भू राजस्व नगद में देने को, गुप्त काल में दोस्तों भू राजस्व नगद देने को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? देखिए, बताने का प्रयास कीजिए कि जब गुप्त काल में भूमि का राजस्व नगद में दिया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था? देखिए बेटा कि उसे गुप्त काल में हिरण्य कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल के अंतर्गत जो भू राजस्व नगद में दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। क्या कहा गया बेटा? हिरण्य कहा जाता था। क्या कहा गया? हिरण्य कहा गया है। आगे देखिए बेटा कि गुप्त काल में भू राजस्व के रूप में, देखिए बेटा, भू राजस्व के रूप में अनाज देने को क्या कहा जाता था? कि गुप्त काल के अंदर भूमि का राजस्व अनाज के रूप में देने को क्या कहा जाता है? मैं कहा जाता है। किस नाम से बेटा? मैं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं कहा जाता है। देखिए आगे कि देखिए बेटा कि अनाज के रूप में कर वसूलने वाला अधिकारी, कर वसूलने वाला अधिकारी गुप्त काल में क्या कहलाता था बेटा? औद्रांगिक। क्या कहलाता था? औद्रांगिक कहलाता था। क्या कहलाता था बेटा? औद्रांगिक। और नगद में कर लेने वाला अधिकारी क्या कहलाता था बेटा? हिरण्य सामुदायिक। क्या कहलाता था? हिरण्य सामुदायिक। एक बार इधर देखिए बेटा, देखिए कि गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों जिनके पास भूमि नहीं थी उन किसानों से ऊपरी कर लिया जाता था। क्या नाम था उस कर का? ऊपरी कर। देखिए दोस्तों, गुप्त काल में जो कर नगद के रूप में दिया जाता था उसे हिरण्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बेटा? हिरण्य के नाम से जाना जाता था। और गुप्त काल के अंतर्गत जो कर दोस्तों अनाज के रूप में दिया जाता था उसको मैं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैं कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था बेटा? मैं के नाम से जाना जाता था। और देखिए दोस्तों कि अनाज के रूप में कर वसूलने वाला अधिकारी
अधिकारी क्या कहलाता था? गुप्त काल में औद्रांगिक कहलाता था। क्या कहलाता था? औद्रांगिक कहलाता था। किस काल में? गुप्त काल। कि गुप्त काल में अनाज के रूप में कर वसूलने वाला अधिकारी औद्रांगिक कहलाता था और नगद में कर लेने वाला अधिकारी दोस्तों गुप्त काल में हिरण्य सामुदायिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बेटा? हिरण्य सामुदायिक के नाम से जाना जाता था। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए आगे अपन चलते हैं। देखिए देखिए बेटा, भूतोवाद, भूतोवाद प्रत्यय और चार्ट और प्रणय, ये कुछ आपके प्रमुख करों के नाम है। देखिए बेटा, इसके अंतर्गत कि नस्ली वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर था, यह है नशीली वस्तुओं पर लिया जाता था। कौन सा? भूतोवात प्रत्यय। यह कर का नाम था बेटा। जब गुप्त काल में नस्ली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता था उसको भूतोवात कर कहा जाता था। आगे देखिए, चाट नामक कर लुटेरे के उत्पीड़न से, लुटेरों के उत्पीड़न से मुक्ति के लिए कौन सा कर लिया जाता था? चाट नामक कर। आगे देखिए, प्रणय, ग्रामवासियों पर, ग्रामवासियों पर अनिवार्य, ग्रामवासियों पर अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला कर, वाला कर। उसके बाद देखिए बेटा, गुप्त काल में पशुपालन भी प्रमुख कार्य था। देखिए एक बार इधर, गुप्त काल में हमें कुछ और करों के नाम प्राप्त होते हैं भूमि के साथ साथ, जो अपन देख लेते हैं। देखिए बेटा कि भूतोवात नामक जो कर था वो दोस्तों नशीली वस्तुओं पर लिया जाता था। जब कोई भी व्यक्ति नशीली वस्तुओं का आयात निर्यात या व्यापार करता था या उसका उत्पादन करता था तो गुप्त काल में ये भूतोवात नामक कर लिया जाता था। ध्यान में रह जाएगा कौन सा कर बेटा? भूतोवात कर। उसके बाद अगला आता है चाट। ये कर दोस्तों गुप्त काल में लुटेरों के उत्पीड़न से मुक्ति के लिए कौन सा कर लिया जाता था? चाट नामक कर। अगला आता है प्रणय। दोस्तों यह कर आपका ग्रामवासियों पर अनिवार्य रूप से लिया जाता था। किससे? ग्रामवासियों से अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला कर कौन सा था बेटा? प्रणय नामक कर था। गुप्त काल में दोस्तों पशुपालन भी एक प्रमुख कार्य माना जाता था। तो दोस्तों यह है आपकी जो कृषि से संबंधित जो टॉपिक था वो यहाँ पर पूरा होता है। अब अपना टॉपिक आता है बेटा आपका उद्योग धंधे, जिसको अपन देखते हैं बेटा। आज की क्लास में इतना ही, आप इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देव क्लासेज बूंदे ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों सभी को नमस्कार, नमस्कार बेटा, नमस्कार।